हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपके साथ आज लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज सोल्व करने के लिए। पहले चैप्टर से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है। उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर, ब कुछ इलेक्ट्रॉन देकर, स कुछ प्रोटॉन देकर, द कुछ न्यूट्रॉन निकालकर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कोई भी एक वस्तु लेता हूं मैं, क्या लेता हूं, कोई भी एक वस्तु ले ली है, उसको ऋणावेशित कब किया जा सकता है। ऋणावेश का रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता होती है, उसे ऋणावेशित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऋणावेशित। तो हमारे पास इस मौजूद वस्तु को ऋणावेशित करना है तो हमें इसको क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो मुझे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो इसके ऋणावेश कम हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। प्रोटॉन दूंगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको दूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। न्यूट्रॉन निकाल कर, न्यूट्रॉन को निकालो या दो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। आवेश सिर्फ दो के पास होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। अगर आपको ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को दीजिए, और अगर आपको धनावेशित करना है किसी वस्तु को, प्रोटॉन दीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यही ऑप्शन है बस। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी। घटेगी, बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, घटेगी फिर बढ़ेगी फिर बुलबुला फूट जाएगा। दोस्तों कोई साबुन का बुलबुला है, उसको ऋणावेशित किया जा रहा है, बोले तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। जब लास्ट वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं तो ऋणावेशित हो गई है। अब इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन जो सजातीय आवेश होते हैं, क्या होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएंगे। ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा। इसके कारण क्या होगा, यह गोला बड़ा होता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा। मीन्स इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। हमारा आंसर है बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक गोले पर 50 -50 ई आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +20 ई आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा -15 ई, ब +15 ई, स 10 ई, द 25 ई। देखते हैं दोस्तों, पहले क्या सीन हो रहा है, एक पर है -50 ई, ठीक है, और दूसरे पर है +20 ई। अब दोस्तों जब इनको टच करा दिया जाता है किसी भी माध्यम के द्वारा, तो इनके आवेश क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और बराबर बराबर आवेश दोनों में बट जाते हैं। ठीक है, चालक की एक खास बात होती है कि जितना भी टोटल आवेश होता है, अगर अपन टच करा रहे हैं उनको, तो क्या हो जाता है, वो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है। चालक की एक खास बात होती है। ठीक है ना, तो अब कंडीशन क्या होगी, दोनों पर समान समान आवेश हो जाएंगे। इसमें है माइनस के 50 ई, इस पे है प्लस के 20 ई, तो -50 ई +20 ई करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 30 ई बचेगा। तो ये 30 ई मेरे को 2 में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो 15
ई बचेगा ओनली। इसमें -15E, इसमें भी -15E हो जाएगा। तो प्रत्येक गोले पर आवेश होगा -15E। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण है। कोई भी आवेश है वो गतिमान है, उसमें जो निहित ऊर्जा होगी उसका कारण कौन होगा। जो गतिमान आवेश की गति करने के कारण उसमें जो भी ऊर्जा निहित है, संबद्ध है, उससे रिलेटेड ऊर्जा है, वो किसके कारण हो रही है, संग्रहण किसके कारण हो रहा है, उसका जो रीजन है वो है विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि गतिमान जो आवेश है, आवेश के नॉर्मली आवेश के कारण अगर स्थिर है तो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और अगर यही आवेश गतिमान हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, साथ में उत्पन्न होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। इसमें दो कंडीशन आती है गतिमान में, एक समान वाले में और एक त्वरित वाले में। त्वरित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक समान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र तो रहेगा। तो ये वाला और ये वाला केस लेते हैं तो ओनली विद्युत क्षेत्र तो है ही सही। और ये फिर इसके बाद ये वाला है और ये त्वरित वाला केस लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका जो बोलते हैं आवेश गति करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उसके लंबवत होता है। उस कारण क्या होता है, लंबवत होने के कारण ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, तो उसकी ऊर्जा में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचती है अपने पास, विद्युत क्षेत्र। क्या चीज बचती है? विद्युत क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। गति तो वो विद्युत क्षेत्र में भी कर पाता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी कर पाता है, लेकिन जो आपके ऊर्जा है उसका कारण सिर्फ एक ही रहता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे जो बल लगता है, F बराबर QE। इस बल के कारण ये गति करता है। गति की ऊर्जा क्या रहती है? गतिज ऊर्जा ½ mv²। ये वाली ऊर्जा इसमें इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय आकर्षण बल, कूलम्ब का आकर्षण। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी विजातीय आवेश मतलब सेम स्पीसीज की नहीं है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होने को मांगता है तो वो विजातीय आवेश कहलाएगा। सजातीय मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होने को मांगता है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होने को मांगता है। लेकिन यहाँ पे विजातीय बोला तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप जो लेना चाहते हो आपकी इच्छा। एक पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा नेगेटिव लेना, और एक नेगेटिव ले रहे हो तो दूसरा पॉजिटिव लेना। ये तो सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है? गुरुत्वीय बल पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय बल गतिमान होते हैं तभी लगता है। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाभिकीय आकर्षण बल 10⁻⁻15 मीटर की जो दूरी होती है, इससे कम दूरी होती है तभी लगता है। ठीक है ना, तो ये वाला भी अभी पॉसिबल नहीं है। और अगला है कूलम्ब का आकर्षण बल, लास्ट वाला ये लगता है, क्योंकि कूलम्ब का आकर्षण बल है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का गुणनखंड। F समानुपाती होता है Q1 और Q2 आवेश के गुणनखंड के। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल भाई साहब इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि इनका जो द्रव्यमान होता है ना बहुत कम हो जाता है, इसलिए ग्रेविटी का इतना इन पे असर नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास आवेश है 1 कूलम्ब। कितना है? 1 कूलम्ब आवेश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें पता नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q बराबर ±NE। ये आवेश का गुणधर्म है कि आवेश मूल आवेश का जो कुल आवेश होता है
वो मूल आवेश का क्वांटीकृत होता है। किसी भी पदार्थ में टोटल आवेश की जो संख्या होती है मूल आवेश के पूर्ण गुणज होती है हमेशा। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो Q बराबर माइनस एन ही ले लेंगे। पॉजिटिव धनावेश होगा तो उसके लिए पॉजिटिव, ऋणावेश होगा तो नेगेटिव ले देते हैं। एन यहाँ पर संख्या हो जाती है 1 से लेके जितनी भी आप लेना चाहो, और डिपेंड करता है कितने, ये संख्या ये बता दी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, संख्या बता दी है। तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। हमारे पास Q है 1 कूलम और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे Q बराबर 1c माइनस n, E का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये E का मतलब है मूल आवेश। सिंगल जो आवेश होता है उस पर कितना चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना, C से C कट जाएगा, संख्या बचेगी सीधी सीधी। संख्या कब बचेगी? ये माइनस साइन का मतलब ये ऋणात्मक है, आवेश इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n बचेगा। 10⁻19 ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1.6 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। इतनी संख्या होगी एक कूलम आवेश में, बहुत ज़्यादा है। तो इस पर एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है वैसे, तो ध्यान से करिएगा, ये कैलकुलेशन ढंग से करना। कैलकुलेशन भी अगर बतानी हो तो मैं बता देता हूँ। 10⁻19 है, 10⁻19 को आप लिखो 1000। ठीक है, और इंटू 10⁻3 ले ली ना, और इसका एक पॉइंट खोलोगे तो एक और चला जाएगा, तो 20 तो 17 हो जाए, 17 कितना, 17 क्या, ये जीरो हटा दो, यहाँ पे 18 ही रहने दो। ठीक है ना, जीरो हटा दिया, नीचे कितना आया 16। ठीक है, फिर सीधा सीधा डिवाइड कर लो ना, 4 से करोगे तो ये 25 आएगा, नीचे 4 रह जाएगा, और 25 करोगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन लाओ भाई। हमारे पास अगला क्वेश्चन है पार्थ। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, मतलब गलत है, उसके बारे में हमें पता करना है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि आवेश संरक्षित होता है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश संरक्षित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहला गुणधर्म है हमारा, सॉरी, हाँ, ये गुणधर्म होता है हमारा, आवेश का गुणधर्म होता है कि आवेश आपका संरक्षित होता है किसी भी विलगित निकाय का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला, आवेश क्वांटीकृत होता है, बिल्कुल सत्य, परम सत्य है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसी के माध्यम से तो किया हमने कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही क्वांटीकरण है। ठीक है ना, अगला है बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल रेखा है जो होती है क्षेत्र की दिशा ही प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, लास्ट है घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। आप कहीं के नवाब थोड़ी जो घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कर दो, कि इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता, घर्षण से ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हो, उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूल कणों में से आता है, और मूल कण ना तो बनाए जा सकते हैं, ना विनाशी ना उनका विनाश किया जा सकता है। उत्पादन भूल जाइए भैया, ट्रांसफर का होता तो फिर बात करते, लेकिन आप यहाँ पर गलत साबित हो गए, इसलिए आप बात में तो गलत हैं लेकिन आंसर के रूप में सही है। मतलब इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो द है। थैंक यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास था, E बराबर, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, F बराबर Q इंटू E, एक रिलेशन था हमारे पास, सॉरी इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो वैद्युत स्थिति की बल होता है वो Q इंटू E होता है। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लेना है, तो F को जब आप Q से डिवाइड कर दोगे
तो आपको ई मिल जाएगा। तो एफ का मात्रक क्या होता है? एफ का मात्रक होता है भाई साहब न्यूटन, और क्यू का मात्रक होता है कूलम। तो ई बराबर हो जाएगा आपका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। बी आंसर। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आवेशित करने की परोक्ष विधि क्या है? किसी भी वस्तु को आवेशित करने की परोक्ष विधि क्या है? परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसी भी वस्तु को मतलब विदाउट टच किए आवेशित करने की विधि क्या है? इसमें ऑप्शन अ प्रेरण द्वारा, भौतिक संपर्क से, घर्षण द्वारा, द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशित करने में टच कराना पड़ेगा घर्षण कराने के लिए, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। भौतिक संपर्क से संपर्क कराना पड़ेगा, ये भी नहीं होगी। बात है अब प्रेरण द्वारा। प्रेरण ऐसी विधि है जिसमें अपन को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, अब इसको आवेशित करना है, तो अपन को क्या करना पड़ता है? इसके पास में कोई आवेशित, जैसे नेगेटिव नेगेटिव वाला कोई रोड लेके आ गया, इसको पास में लेके आ गया, ठीक है ना। और क्या नाम से, अब इसको पास में लेके गया तो यहाँ पे जितने भी चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव वाले से, तो पॉजिटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीयों में प्रतिकर्षण और विजातीयों में आकर्षण। तो नेगेटिव वाले दूर भागेंगे, पॉजिटिव वाले पास आ जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा था इलेक्ट्रॉन्स वाला, नेगेटिव चार्ज वाला, वो इधर बाहर निकल जाता है। फिर इस ग्राउंड वाले को हटा देते हैं, तो हमारे पास ये तो हो जाते हैं बाहर, सिर्फ ये वस्तु रह जाती है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। विदाउट टच किए अपन ने क्या करवा दिया? इसे आवेशित कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दो इलेक्ट्रॉनों के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, शून्य होगा, वही होगा। दोस्तों जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, दोनों समान होते हैं। आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। इस पर भी एकल आवेश पर ई बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और वे एक प्रोटॉन पर भी ई बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों पर आवेश बराबर होते हैं। हाँ, हालांकि द्रव्यमान इनका अलग अलग हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या है, ठीक है ना, लेकिन आवेश दोनों के समान होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में समान दूरी पर जितना बल लग रहा होगा, उतना ही बल प्रोटॉन वाले पर लग रहा होगा समान दूरी पर। ये डी दूरी लिए तो डी दूरी पर, तो इसके बल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो स्थिर विद्युत बल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना करने पर आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या होगा? दोस्तों अपन ने कूलम का बल का जो नियम है वो पढ़ा है। वो क्या कहता है कि आपका F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का गुणनखंड जो होता है ना, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनका आवेश तो सेम रख रहे हैं अपन, कोई इशू नहीं है। और एक और सेकंड बात कही थी उसने कि जो बल होता है, स्थिर वैद्युतिक बल होता है, वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकी दूरी, जो इनकी जो डिस्टेंस होती है, आवेश के बीच की दूरी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और दूरी पहले, अगर अभी दूरी r है, अब कितनी कर दी? 3r कर दी। तो क्या परिवर्तन आएगा? पहले 1/r² चल रहा था, अब कितना हो जाएगा? 1/² करने में 9r², तो 1/9 टाइम्स चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका स आंसर आएगा। अगला, निर्वात में रखे बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है ना। अब 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान होगा। दोस्तों निर्वात में रखे दो आवेश हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है उसका मान है 18 न्यूटन,
ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इन दो आवेशों के बीच में अब क्या रख दिया गया है, एक गिलास रख दिया गया है। ये ग्लास की पट्टिका रख दी गई है जिसके परावैद्युतांक का मान K का मान कितना है 6 है। हाँ 6 है। ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू K, इसके साथ में K गुणा किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखो कि इस पूरी चीज का जो मान है वो 18 न्यूटन है। और तो मैं इस वाले फॉर्मूले को लिख सकता हूँ 1/K 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरी चीज का मान कितना है 18 है। कितना है 18। और K का मान कितना है 6। तो मैं लिख सकता हूँ F बराबर 18/6, ये हो जाएगा 3 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स बाय अजय वर्मा।